वेलकम टू डिस्कवरी एंड YCL। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय, सीनियर मैथ्स फैकल्टी। देखो, जैसे कि हमें पता है कि डिस्कवरी एंड YCL वही मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर जो भी अपना लेटेस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जो चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि रेंज निकालना किसी भी फंक्शन के रेंज, और उसके अंदर हमने लीनियर अपॉन लीनियर, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर ऐसी कुछ बात की थी। और आज हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जो भी है इसके अंदर डिस्कस करने वाला है। तो वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम इसके अंदर वापस हम अपना जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है। तो हम इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि रेंज ऑफ के अंदर हम डिस्कस करने वाले रेंज अपॉन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। ये अपना जो थर्ड था, हमने सबसे पहले लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ा, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, वो सेकंड टाइप के अंदर ही था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले y मान के फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने पर x के अंदर जो क्वाड्रेटिक मिला था उसका हमने d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके फाइनली हमने क्या किया था, रेंज निकाली थी। बस वही बात है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर भी कुछ हम क्वेश्चन लेके ही शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर भी क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो चलिए हम इसके अंदर एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं ताकि शुरुआत हम उसी से करते हैं और फिर चेक करेंगे कि किस तरीके से रेंज निकाली जाती है ना। रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की क्या करनी है, रेंज निकालनी है, जहां पर हर बार कह रखा होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। देखो, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x हमेशा क्या है, सारे रियल वैल्यू। बस वही बात है कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, ये हर बार मैं कहता रहता हूं। तो देखो, इसके अंदर वापस वही है जो स्टेप हमने जो टाइप 2 पढ़ा था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, बस वही तरीका हमें इसके अंदर भी अप्लाई करना है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट सिमेट्री वाला भी बताऊंगा कि इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है जो बाद में, पहले हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर मेथड की बात करते हैं। प्रॉपर मेथड क्या होता है कि हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सारी जगह वैलिड होने वाले हम मेथड को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बिल्कुल x के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो y को इससे मल्टीप्लाई और इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 तो e मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। इस तरीके से कर दिया। देखो, वापस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यानी कि सब जगह मैं यहाँ पे ले आता हूँ सबसे पहले, है ना। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सारे के सारे टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस साइड में ला के रख दिया। अब देखो, वापस जहाँ जहाँ कॉमन आ रहा है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिला, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो y माइनस 1, फिर प्लस यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यानी कि यहाँ पर जो मिला है 2y माइनस 2, और फिर यहाँ पर प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ऐसा कुछ, फिर एक्स का कोफिशिएंट ये, और फिर इस तरीके से ये। देखो, इसके अंदर क्या रखा है कि एक्स रियल है। एक्स रियल होने का बस इतना सा मीनिंग है कि आज इसके जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रियल रूट्स हैं। तो रियल के केस में तो या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा या फिर टच कर रहा होगा। तो बस सेकेंड जो स्टेप है इसके अंदर, पता ही है कि सेकंड स्टेप में हम इसके अंदर जो करने वाले हैं वो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे। यानी कि अगर इसके अंदर स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर d वापस हम क्या करने वाले, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने वाले। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a मिला है y माइनस 1 इंटू c मिला है y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0 लिख दिया, बस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे मिला है 4y स्क्वायर और फिर माइनस का 2ab, तो ये हो गया 8y प्लस 4, फिर माइनस का 4 को बाहर ही रख देता हूँ। इन दोनों सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहे। तो ये हो गया अपने पास y को y स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का 2y और माइनस का y, यानी कि प्लस का y और माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वापस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये मिला 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस का 4y माइनस और माइनस प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या मिला है। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ तो देखो हाईएस्ट वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो गया, क्योंकि हाईएस्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई तो हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो 8 और 4 माइनस का 12y, फिर और ये भी प्लस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 12 से मैंने क्या कर दिया, माइनस का 12 यहाँ से मैंने कॉमन ही ले लिया। तो बेसिकली माइनस का 12 जब मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का 12 यहाँ पर मिला y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड में भेज दिया, नेगेटिव वाली टर्म है, इसका मतलब y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो y का जो अपना जो आंसर आया है y बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1। माइनस इन्फिनिटी से 1 जो अपना है y का बिल्कुल इस तरीके से आंसर मिला है, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। अब वही बात देखो, ये अपनी इस फंक्शन की क्या मिल गई, रेंज मिल गई है ना। अब इस रेंज के अंदर देखो हमें हर बार क्या करना है, मैंने बताया कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, हमें एक चेकिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी जस्ट फॉर लीडिंग कोफिशिएंट। देखो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। देखो लीडिंग कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस 1, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। देखो लीडिंग कोफिशिएंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो लीडिंग कोफिशिएंट के अंदर कह रखा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है y माइनस 1 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट y माइनस 1, ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बट अपने जो क्वेश्चन में देखो y 1 इंक्लूड कर रखा है, तो हम y पर बेसिकली चेक करेंगे कि देखो y को 1 रखने पर क्या पता ऐसा कोई x अपने क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऐसा x कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग y 1 मिला था। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो y को मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल 1 रख दिया। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x से 2x गया, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना मिला, माइनस 2। देखो 1 माइनस 2 के इक्वल मिला है। 1 माइनस 2 के इक्वल मिलने का बस इतना सा रीजन है कि ये तो बहुत ही बेहुदा आंसर मिल गया, यानी कि अपने पास तो x जो था वो खत्म ही हो गया। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू माइनस 2 अपने आप में ऐसी कुछ क्वांटिटी होती नहीं है, मतलब बेहुदा आंसर मिल रहा है। इसका मतलब अपने डोमेन के अंदर ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y 1 मिल रहा था। समझ आया, यानी कि ऐसा कुछ x था नहीं जिसके ऊपर y 1 मिल रहा था। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू जो 1 दे रखा है वो ऐसे ही फालतू का हमने इसको इंक्लूड किया है। बस यहाँ पर हमने चेकिंग कंडीशन से पता किया है कि जब y 1 मिल रहा था अपने रेंज में, हमने इसको इंक्लूड किया है, तो ये y 1 किसी भी x के लिए नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब फाइनली क्या कर दो, इस 1 को यहाँ से हटा दो, यानी कि फाइनल आंसर माइनस इन्फिनिटी से क्या हो गया, 1। तो ये चेकिंग कंडीशन से चेक करना, जैसे हमने उसके अंदर भी अपने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने 0 के लिए चेक किया था कि बेसिकली अपने जो इंटरवल जो भी था उसके अंदर 0 आ रहा था। तो हमने 0 के लिए चेक किया कि क्या पता उस 0 के लिए ऐसा x अपने डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग वो 0 मिला होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू बिल्कुल लीडिंग कोफिशिएंट वाली कंडीशन, देखो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैंने कहा कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है जेई के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है इस वाली प्रोफाइल से। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि ये वाली कंडीशन लगाना बहुत ही मस्ट है।
ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर अप्रोच किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर वापस जो हम डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे, जैसे कि इसके अंदर एक और हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू अपना दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 9, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। देखो इस फंक्शन की क्या करनी है, रेंज निकालनी है। तो देखो रेंज निकालने के लिए बस वही बात है, फाइनली फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्वाड्रेटिक इन x ढूंढो, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो और फाइनली उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके y की रेंज निकालो। बिल्कुल क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ इसके अंदर शॉर्ट तरीका, ये JEE के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ना, JEE के अंदर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो लेटेस्ट विद इन 3 to 5 ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, हमें यहाँ पर देखो यहाँ पर एक सिमेट्री दिख रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट कुछ सेम है, ऐसा कुछ है। और साथ ही साथ ऊपर वाली टर्म देखो प्लस में, देखो प्लस के अंदर होती है तभी ये चीज़ करना, क्योंकि उसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब देखो हमें पता है कि इस प्लस 17 को देखो अपॉन वाले के साथ अगर अलग ब्रेक करना है तो मैं इसको 7 + 10 लिख सकता हूँ। क्या लिखा मैंने, 7 + 10 17। तो सोचो जब मैं उसके साथ +7 लिख के इसको अलग से ब्रेक करूंगा तो y इक्वल्स टू कुछ 1 मिल जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 10 के साथ भी मैंने अपॉन वाली वैल्यू को अलग से सेपरेट किया तो ये कुछ मिला 10/3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कुछ ऐसा मिला 7। ऐसी कुछ सिचुएशन बनी। चलिए यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, देखो अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस तरह से इजीली कन्वर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी। रेंज निकालने के लिए देखो ये चीज़ होती है, या तो मिनिमम होगी या फिर क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। अब देखो इसके मिनिमम होने के लिए देखो ये मिनिमम से मिनिमम कब हो सकता है, जब ये की ये वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, मिनिमम। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 4y मैक्सिमम। देखो y मैक्सिमम पहला देख लेते हैं, तो y मैक्सिमम के लिए 1 + 10 अपॉन ये जो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए इसकी मिनिमम देखो पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड है, और अपवर्ड के केस में जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -d/4 है, यानी कि माइनस साइन ऑफ d/4 है। तो b स्क्वायर है ना 81, b स्क्वायर माइनस 4 × a × c होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4a। तो इसका मतलब यहां पर आ गया 4 × a। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, ये 84, तो 81 - 84 तो इतना क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का 3 मिल गया। तो इसका मतलब ऊपर जो मिला है वो माइनस का 3 है, और होल डिवाइडेड बाय 4 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि -1/4। तो इसका मतलब ये वाली जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी वो -1/4 होगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मिनिमम रख दिया 1 प्लस ये तो 10 था ही, और ये मिनिमम वैल्यू मिली -1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, y मैक्सिमम, है ना। -3 81 - 84, हाँ माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/4 है ना, क्योंकि यहाँ से माइनस का 3 है और ये माइनस वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब 10 × 4 40 + 1 41, यानी कि जो y मैक्सिमम मिला है वो कितना मिला है, 41। y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी मिली है, 41। ठीक है, अब रही बात इस वाले फंक्शन को क्या होना है, मिनिमम। देखो मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब पैराबोला माउथ फेसिंग क्या, अपवर्ड है, और अपवर्ड के केस में ये कितना रहने वाला, इन्फिनिटी रहने वाला है, क्योंकि अपवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो 10/∞, देखो किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी आना वो वैल्यू 0 को टेंड करता है, मतलब ये वाली वैल्यू कंप्लीट 0, तो y मिनिमम आ गया अपना 1, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज आ गई y बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा। 1 कब मिली, जब ये वाला जो फंक्शन था वो बिल्कुल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसका मैक्सिमम होने का बस इतना सा मीनिंग है, इसके मैक्सिमम होने का बस इतना सा मीनिंग है कि इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 10/∞
तो tan अपॉन इन्फिनिटी टेंडिंग्स टू 0, यानी कि जो फाइनल आंसर आ गया वो अपना कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब y मिनिमम हो गया 1 और y मैक्सिमम हो गया 41। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको अलग अलग स्टेप से बिल्कुल अप्रोच कर सकते थे। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो जेई के अंदर बिल्कुल इजीली, देखो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो चलो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अदरवाइज इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल रख के, ये चीज़ें हम जानते भी है कि इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है, बिल्कुल फाइनलाइज करके हम इसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इस तरह से अप्रोच किया जाता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज किस तरह से निकाली जा सकती है। चलिए हम नेक्स्ट इसके अंदर और जो हम कंसिडर करने वाले हैं, देखो इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना, ठीक है, साथ ही उसका आंसर भी दे रहा हूं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है और जो रेंज आ रही है वो 1/7 से कितनी आ रही है 7। बिल्कुल वही तरीका लगाना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक इन x ढूंढना है, फिर वही बात d ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 करना और फाइनली जो अपना जो रेंज मिलेगा वो कुछ इस तरीके से 1/7, इस तरीके से फंक्शन की क्या कर सकते हैं रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। देखो x एंड y के अंदर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रेटिक की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से हो गई, तो ये चीज़ हमें क्वाड्रेटिक के अंदर वापस डिस्कस ना करनी पड़े, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, दुनिया के अंदर जो सबसे खूबसूरत जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, बिल्कुल देखने में कम मिलती है कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो हमें देखने को कम मिलती है, क्योंकि वो जनरल चीज़ें होती है, बिल्कुल शुरुआत वहीं से हुई थी। देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये अपने आप में एक ऐसी इक्वेशन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है और साथ ही साथ कोनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करती है कोनिक सेक्शन। दिस पार्ट ऑन क्वाड्रेटिक, ये पार्ट हम क्वाड्रेटिक के अंदर कंसीडर करेंगे। अभी हम ओनली फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो देखो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो ऐसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ ये हो, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो ऐसी इक्वेशन होगी जिसका प्रोडक्ट ये होगा, यानी कि उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक पेयर और दूसरा पेयर, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। और कभी कभी ये रिप्रेजेंट करेगी कोनिक सेक्शन। तो सर हमें इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो सारी बातें जो डिपेंड करती है वो डेल्टा के पास होती है। किसके पास होती है? डेल्टा। डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये डेल्टा, ये सारे जवाब है ना, सारे क्वेश्चनों का जवाब इस डेल्टा के पास है। ये डेल्टा सब कुछ देता है, ठीक है। डेल्टा ने कहा कि देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सारी कहानी है, इसके सारे जो चिट्टे हैं वो किसके पास है? इस डेल्टा के पास है। डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है ABC प्लस FGH। देखो याद करने का तरीका इस तरह से लिख सकते हैं ABC और FGH, ठीक है। ABC इन सब का प्रोडक्ट, फिर इनटू FGH। FGH का मतलब वही 2 टाइम्स लगा, तो साथ में थोड़ा इतना तो याद रखोगे ही रखोगे, है ना। फिर A इसका स्क्वायर, AF स्क्वायर, BG स्क्वायर एंड CH स्क्वायर। ये कुछ थोड़ा सा याद रखने का तरीका, बाकी अपने अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन करोगे तो सारी चीजें इसके अंदर प्रैक्टिस में आ जाएगी। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब ये वाली जो डेल्टा है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सर कब रिप्रेजेंट करेगा और कोनिक सेक्शन को कब रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना सा बता दो। तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब बेटा डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो।
जब डेल्टा की वैल्यू यानी ए बी सी टू एफ जी एच ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब कहोगे सर ये ए बी सी एफ जी एच ए एफ स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो बिल्कुल बेटा ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी होगी, इससे इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स वाई का कोफिशिएंट एच है, तो इस तरह से सारी वैल्यू चुरा के क्या करनी है, इस डेल्टा के पास अंदर रख देनी, इस फॉर्मूले के अंदर। अगर डेल्टा जीरो मिलता है इसका मतलब ये बिल्कुल श्योर है कि ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब डेल्टा जीरो नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोनिक सेक्शन को। और जब कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो कोनिक सेक्शन की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है। सबसे पहले सर्कल, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स और हाइपरबोला, तो सारी चीज़ें इसके लिए भी अलग अलग इसके अंदर फर्दर कंडीशंस है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाली ब्रांच है, वो क्वाड्रेटिक के अंदर मैं बताऊंगा कि सर्कल कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, एलिप्स कब बनेगा, हाइपरबोला कब बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे कोनिक सेक्शन में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में उसके अंदर बताऊंगा। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा का जीरो होना बहुत ही ज़रूरी है। बस वैल्यू कुछ ऐसी होती है, ए बी सी एफ जी एच ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। चलिए इसके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। बिल्कुल हम उसके अंदर सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर फर्दर हम बताएंगे कि उसके अंदर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और साथ ही साथ प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, 2y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, है ना। इस तरीके से हमें क्या दे रखी है, एक इस तरीके से हमें क्या कर रही है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है। अब हमें बताना है कि प्रूफ करिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना। अब हमें क्या करना है, देखो ये एक 2x स्क्वायर प्लस 3xy वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ही हमें क्या करना है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बतानी है ना। हमें क्या करनी है, पेयर ऑफ, हमें क्या करनी है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बतानी है ना। ये भी क्वेश्चन मार्क, चलो ये भी क्वेश्चन में आ गया कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के चेक करने के लिए सबसे पहले देखो डेल्टा के पास, बिल्कुल ये तो पता है मुझे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन फिर भी तुम डेल्टा के अंदर ये सारी वैल्यू में बता देता हूँ, रख के एक बार चेक कर देना। ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। ये रख के देख लेना, इसके अंदर डेल्टा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बिल्कुल डेल्टा जीरो मिलना ही मिलना है। देखो सारी की सारी वैल्यू मैं बिल्कुल एक बार निकाल के बता देता हूँ, बस इस एक्सप्रेशन के अंदर रख के सॉल्व कर लेना, आराम से बिल्कुल वैल्यू मिलेगी। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, जो हमने बिल्कुल जनरल इक्वेशन जो लिखी थी ना, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस B, है ना, जो भी लिखा था हमने उसके अंदर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, ए। फिर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो बी, तो बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दे रखा है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से लिख देता हूँ, ए कितना दे रखा है बेटा, 1 दे, है ना, ए 2 दे रखा है, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, बी कितना दे रखा है, 1। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट बेटा, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है, यानी कि 2h इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। चलो 3 खत्म हो गए। फिर यहां पर देखो क्या होता है, सबसे पहले 2FY होता है, क्या होता है 2FY, तो y का जो कोफिशिएंट है 2, तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2f के इक्वल हो गई, तो f की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 1 मिल गई। इसी तरह से 2gx, तो x का जो कोफिशिएंट हो गया वो कितना हो गया, 3, तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2g के इक्वल, तो इसका मतलब g की वैल्यू भी कितना आएगा, 3/2, और c की वैल्यू कितनी है, जो कांस्टेंट में दे रखी है, 1। A B H F G और C, ABC FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर, देखो सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। इस सारी की सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख के चेक करना, बिल्कुल इसका जो डेल्टा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। तो डेल्टा का 0 मिल गया तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप फर्स्ट, ये अपना जो स्टेप फर्स्ट था। अब हम बढ़ते हैं स्टेप सेकेंड की तरफ, अब हम बढ़ते हैं स्टेप
सेकंड की तरफ। देखो स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है, यहाँ का इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के कोफिशिएंट को उठा के बिल्कुल नीचे पटक दो। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पटक दिया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो मैथ्स के अंदर ये बात थोड़ा आगे सुनने में आएगी कि ए एक्स स्क्वायर, देखो x की डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पर y की डिग्री भी कितनी है 2 है, यहाँ पर भी x इंटू वाई, एक्स की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, यानी कि 1 और 1 कितना 2, यानी कि यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 2, यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 2, यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 2, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की डिग्री बिल्कुल सेम रहती हो, ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। तो चलिए आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो हमें क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज किया, 2x यहाँ पे कॉमन मिला तो मिला x प्लस वाई, और यहाँ पर मिला अपने पास y कॉमन, यानी कि यहाँ पर भी मिला अपने पास x प्लस वाई, यानी कि दो फैक्टर मिले 2x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ये करना है, इतना सा फैक्टराइज कर दिया। अपना जो लीनियर फैक्टर बन रहे थे, बिल्कुल ये जो अपना जो लीनियर वाला पार्ट था, स्टार्टिंग के जो तीनों चीज़ें थे, सबसे पहले उनको क्या कर दो, इस तरह से फैक्टराइज कर दो। फिर अपना जो स्टेप थर्ड आता है, स्टेप थर्ड, देखो स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप थर्ड के अंदर बस दो वेरिएबल चिपकाएंगे, 2x प्लस वाई, यहाँ पर मैंने c1 चिपका दिया और इसके अंदर भी मैंने चिपका दिया x प्लस वाई और यहाँ पे c2। बिल्कुल जो लीनियर फैक्टर मिले उसके साथ एक के साथ c1 चिपका दो, एक के साथ c2 चिपका दो। अब देखो एक चीज समझो, अपनी जो मेन इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी थी, इसके अंदर एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को तो कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट होगा, देखो मैंने बताया जब ये दोनों इक्वेशन आपस में प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो बिल्कुल यही मिलने वाला है, यही इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल क्लियरली यही इक्वेशन मिलने वाली है। तो देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस दोनों को आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं कि देखो जब ये दोनों इक्वेशनें सेम थी तो देखो मल्टीप्लाई कर देते, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर अवेलेबल है, 2x इंटू वाई 2xy, और यहाँ पर y भी x से मल्टीप्लाई होगा तो xy, तो ये हो गया 3xy। चलो y का y से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्टार्टिंग के दो जब दो से मल्टीप्लाई होंगे तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बनेगी। अब हम चेक करते हैं, जब 2x c2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 2c2, x का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 2c2। ठीक है, यानी कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब। ठीक है, इसी तरह से देखो जब यहाँ का जो x है वो इधर से मल्टीप्लाई होगा तब क्या मिलेगा, c1, यानी कि x का जो कोफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया, इधर का जो x का जो कोफिशिएंट था एक तो कितना था 2c2 प्लस c1, यानी कि 2c2 प्लस c1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो जब ये दोनों चीजें इक्वल होगी तो इधर भी x का कोफिशिएंट और उधर भी x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में सेम मिलना चाहिए, यानी कि ये भी कितना होगा 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, y जब c2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, c2, और फिर यहाँ पर ये जो y है वो c1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, c1, यानी कि जो y का कोफिशिएंट मिला c1 प्लस c2, इसका मतलब यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट था वो कितना था, 2 था, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना है आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या किया, यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस और माइनस, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 2c2 में से c2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, c2 इक्वल्स टू कितना मिला, 1। देखो c2 की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1 मिल गई है। इसका मतलब इस c2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम 2 c2 प्लस c1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2, तो c1 की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 1। तो c1 1 और c2 कितना 1, तो c1 भी 1 मिला है और c2 भी अपने पास कितना मिला, 1 मिला है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी, अपनी जो मेन इक्वेशन, जो अपना जो मेन आंसर था वो तो कुछ इस तरीके से था, अपना जो मेन आंसर था वो तो ये था, ये दोनों ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी ना, एक तो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और ये स्ट्रेट लाइन सेकेंड। तो इसका मतलब जो अपना जो फाइनल आंसर होगा दिस विल बी 2x प्लस वाई प्लस c1 कितना 1, और साथ ही साथ x प्लस वाई प्लस c2 कितना, c2 भी 1। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब इन दोनों स्ट्रेट लाइनों को, ये भी पेयर ऑफ है ना, ये और ये दोनों एक पेयर और ये दूसरा पेयर, दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
जिन दोनों का प्रोडक्ट था वो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन थी। वो बेटा क्या था? ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसका मतलब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये इन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कब? जब इसका डेल्टा क्या है? 0। 3 स्टेप हो गए। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का डेल्टा चेक करो, डेल्टा 0 होता है तो इसका मतलब अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इसके अंदर होमोजीनियस वाले पार्ट्स को उठा लो, होमोजीनियस वाले पार्ट्स को उठा के इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद पीछे C1 और C2 दो कांस्टेंट लगाओ। फिर क्या कर दो, ये दोनों जब इक्वेशन एक जैसी होगी तो इसका मतलब आपस में इसके कोफिशिएंट कंपेयर करो। ऐसा करने से C1 और C2 की वैल्यू मिलेगी, उसको वापस मेन इक्वेशन के अंदर रख लो। बस इतना सा काम करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक इजी तरीका था जिसको तुम आराम से स्टडी कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। बस वही बात है, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।